कभी हम लोगों ने देखा होगा कि अगर अपने पास एक सिंपल सा पेपर हो और उसमें एक हम कलर्ड स्पॉट डाल दें, या आपने बचपन में देखा होगा कि जब कभी बारिश वारिश होती है तो जो कलर्ड पेजेस होते हैं, कभी आपने देखा होगा कि वो कलर्ड पेजेस जब बारिश में भीग जाते हैं तो वो फैल जाते हैं, देखा है ना। वो कलर का फैलना, उसी को बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। मतलब जब भी हम कोई कलर या फिर कोई मिक्सचर को रखते हैं और उसके ऊपर जब हम कोई सॉल्वेंट लाइक वाटर डालते हैं ना, तो वाटर को एब्जॉर्ब करके डिफरेंट कंपोनेंट्स, एक्चुअली में कलर बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर होता है, तो वो इधर उधर फैलता है। हाँ, और उसी फैलने को ही बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। नॉर्मली ये तो सिंपल सी डेफिनेशन में हो गया, या ऐसे बोलें कि हमने बोलचाल की भाषा में बता दिया कि ये क्या चीज़ें हैं क्रोमेटोग्राफी। इनका काम क्या करने के लिए होता है, तो नॉर्मली अगर हमारे पास मिक्सचर हैं, उस मिक्सचर में बहुत सारे डिफरेंट कंपोनेंट्स पड़े हैं, तो उनको सेपरेट करने में काम आता है। और क्रोमेटोग्राफी का यूज़ करते हैं टू प्यूरिफाई कंपाउंड्स। कुछ कंपाउंड्स को प्यूरिफाई करना हो, उसमें भी प्यूरिफाई समझ रहे हैं ना, कि बहुत सारी चीज़ें मिली हुई हैं, जब सारे अलग अलग हो जाएंगे तो फिर प्यूरिफाई हो ही गया, उसमें गंदगी अलग हो जाएंगी और सारी चीज़ें अलग हो जाएंगी, तो सब इंडिविजुअली क्या हो गए, प्योर हो गए अपने पास। और कभी कभी प्योरिटी टेस्ट करने के लिए, अगर हमें पता हो कि ये चीज़ बिल्कुल प्योर है, अब अगर हम उसमें एक पेज पे उसको डालें, स्पॉट डालें और पानी डालें, अब अगर वो अभी फर्दर और कंपोनेंट में नहीं टूट रहा, इसका मतलब वो प्योर है। ठीक है, तो नॉर्मली ये 3 काम करने के लिए यूज़ करते हैं क्रोमेटोग्राफी को। अपने यहाँ क्लास 11th और 12 के मतलब जो अपने नीट और जेई के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि हमारे पास क्रोमेटोग्राफी कितने टाइप्स के होते हैं, तो मेनली 2 तरीके के, एड्सॉर्प्शन और पार्टीशन। एड्सॉर्प्शन और पार्टीशन दोनों एक ही कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं कि हमारे पास एक होगा स्टेशनरी फेज, मतलब कोई चीज़ होगी जो रुकी होगी, और एक होगा मोबाइल फेज। मोबाइल फेज अक्सर होगा हमारे पास सॉल्वेंट, मोबाइल मतलब समझ रहे, मतलब चल फिर सकता है, तो वो सॉल्वेंट जैसे जैसे हम डालेंगे तो वो सॉल्वेंट के डालने से कुछ स्टेशनरी फेज होगा, उस स्टेशनरी फेज को बोलेंगे एड्सॉर्बेंट। एड्सॉर्बेंट जो होगा वो हमारे पास जिस पर्टिकुलर मिक्सचर को हम सेपरेट करना चाहते हैं, उस मिक्सचर को जब हम सॉल्वेंट डालेंगे उसी के ऊपर, तो वो जो मिक्सचर है वो डिफरेंट तरीके से हमारे एड्सॉर्बेंट के ऊपर, एड्सॉर्बेंट मतलब जो चीज़ हम रखेंगे स्टेशनरी फेज जो बिल्कुल रुका हुआ होगा, उसी में, जैसे अगर हम पेपर के बारे में बात कर रहे थे, तो पेपर पे जब हम नीचे से अगर हम लिक्विड डालें तो वो लिक्विड को एब्जॉर्ब करता हुआ पेपर पे कैपिलरी एक्शन से ऊपर की तरफ जाएगा, तो वो हमारा जो पेपर है वो स्टेशनरी फेज जैसा काम करेगा, उसी को हम उसको बोलेंगे कि ये हमारे पास हो गया एड्सॉर्बेंट। अब वो एड्सॉर्बेंट पानी को एड्सॉर्ब करते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है, तो जैसे जैसे जाएगा तो एक जगह पे उसे कलर्ड स्पॉट मिलेगा। अब वो कलर्ड स्पॉट उस सॉल्वेंट की मदद से धीरे धीरे ऊपर की तरफ भागेगा और डिफरेंट तरीके से हमारे एड्सॉर्बेंट के ऊपर, हमारे पेपर के ऊपर एड्सॉर्ब हो जाएगा। कुछ थोड़ी दूर तक जाएंगे, कुछ और ऊपर जाएंगे, कुछ और ऊपर जाएंगे, डिफरेंट लेवल्स पे वो एड्सॉर्ब होंगे। ये चीज़ डिपेंड करेगा उनके इस एड्सॉर्प्शन के पावर के ऊपर, मतलब कौन कितना उस पेपर के ऊपर एड्सॉर्ब हो पाता है। जो कम एड्सॉर्ब होगा वो बहुत ऊपर तक चला जाएगा, जो ज़्यादा एड्सॉर्ब होगा वो जल्दी से ऊपर नहीं भागेगा, वहीं पे बैठा रहेगा। बोले कौन जाए आगे, सॉल्वेंट ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन सॉल्वेंट के साथ वो कितना दूर तक जाएगा वो डिपेंड करेगा उस पेपर के ऊपर वो कितना एड्सॉर्ब होता है और कितना एड्सॉर्ब नहीं होता। तो ये तो एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी के 2 पार्ट हो जाते हैं, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, और एक होते हैं पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। अभी से मैं आपको बता दूं, पार्टीशन में जो हम अपने यहाँ पे पढ़ते हैं ये बहुत तरीके के हो सकते हैं। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी नॉर्मली हम लोग जो पढ़ते हैं वो होता है पेपर क्रोमेटोग्राफी, उसी को पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी भी बोल सकते हैं। तो एड्सॉर्प्शन 2 तरीके से पढ़ेंगे, कॉलम और थिन लेयर। कॉलम और थिन लेयर, कॉलम से तो इंडिकेट ही है कि हम कॉलम बना लेंगे, ठीक है। अब उस कॉलम में क्या करते हैं, पहले से कुछ सॉलिड डाल देते हैं। वो सॉलिड जो हमारे पास होगा उसको बोलते हैं हमारे पास एल्यूमिना या फिर सिलिका जेल। वो काम करेगा एक एड्सॉर्बेंट जैसा। फिर उसी के ऊपर डाल देंगे उसको जिसको हम सेपरेट करना चाहते हैं, उस मिक्सचर को, ठीक है। उसके बाद ऊपर से टप पानी बरसाएंगे, सॉल्वेंट डाल देंगे। अब जैसे जैसे सॉल्वेंट जाएगा तो वो उस मिक्सचर के साथ होते हुए नीचे की तरफ जाएगा, और हमारे पास अगर हम इसमें इधर डिस्कस करें, आपको पूरा मस्त हमने बना रखा है। तो देखें, कॉलम क्रोमेटोग्राफी का डिस्कशन सिंपल, हमारे पास एक कॉलम जैसा होगा, कॉलम में हम डाल देंगे सिलिका जेल या फिर एल्यूमिना, जो काम करेगा कैसा, एड्सॉर्बेंट जैसा। कैसा होगा ये, सॉलिड, स्टेशनरी फेज, रुका होगा। और ये हो गया वो मिक्सचर जिसको हम सेपरेट करना चाहते हैं। मान लेते हैं उस मिक्सचर में A, B और C पड़े हुए हैं, ठीक है, NCERT में ऐसे ही बना हुआ है। तो अब हम जैसे जैसे ऊपर से सॉल्वेंट डालेंगे तो सॉल्वेंट इस मिक्सचर के साथ होते हुए नीचे की तरफ आएगा। अब इस मिक्सचर में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वो बहुत सारे लोग हमारे एड्सॉर्बेंट पे सेम जैसे एड्सॉर्ब नहीं होंगे। कुछ
कुछ लोग बहुत जल्दी एड्सॉर्ब हो जाएंगे, रेडिली एड्सॉर्ब, कुछ लोग होंगे एड्सॉर्ब नहीं होंगे तो सॉल्वेंट के साथ बहते हुए बहुत नीचे चले आएंगे। ठीक है, तो ऐसे काफी टाइम तक जब हम ऐसे सॉल्वेंट पास होने देंगे तो देखेंगे ये जो हमारे पास मिक्सचर है वो अलग अलग कलर्स में टूट जाएगा, कलर में या फिर कलरलेस है तो वो अलग अलग पार्ट में कंपोनेंट में चला जाएगा। दिखेगा तो देख लेंगे, नहीं दिखेगा तो फिर हम दूसरे तरीके से देखेंगे, उसके भी 4 तरीके होते हैं, उसको हम देखेंगे कि कैसे हम उनको सेपरेटली देख पाएंगे। तो इस तरीके से वो हमारा जो मिक्सचर है वो क्या हो गया, सेपरेट, इसी को बोल दिया कॉलम क्रोमेटोग्राफी। ठीक है भाई, इसमें कोई बोलता है बताओ स्टेशनरी फेज कौन है, सिलिका जेल या फिर एल्यूमिना, कैसा है वो, सॉलिड, और जो मोबाइल फेज है वो कौन है, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मोबाइल फेज, पानी जैसा डाल दिया ऊपर से और उसी के थ्रू ये होते हुए नीचे की तरफ चले आए। अगला होता है अपने पास थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। अब थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो याद रहेगा, या ऐसे कभी आपने देखा होगा ब्लड टेस्ट, और खास करके मेडिकल वाले स्टूडेंट तो जा करके खुद भी करते हैं। तो क्या करते हैं, यहाँ पर एक ग्लास ले लेते हैं, ग्लास के ऊपर एक अपना वो ब्लड डाल देते हैं कि इसमें ये डाल दिया वो डाल दिया, ऐसे करके देखा होगा ना। तो यहाँ पर भी ऐसे करते हैं, एक ग्लास ले लिया और वो ग्लास के ऊपर एक जिसका हम सैंपल है जो हमारे पास ब्लड है या जो भी है उसको डाल दिया और एक बेस लाइन बना लिया। बेस लाइन से केवल इसलिए कि जब हम इस ग्लास को नीचे पानी में रखेंगे तो पानी में जब रखें या मतलब जिस भी सॉल्वेंट में रखेंगे तो वो सॉल्वेंट हमारे पास कहां से ऊपर की तरफ भागता हुआ आएगा, तो एक बेस लाइन बना लिया, रेफरेंस लाइन जैसा। अब होगा क्या, ये जो ग्लास के ऊपर ऐसे, सबसे पहले तो बात ये कि हम ग्लास के ऊपर ऐसे स्पॉट लगाएंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो बोलते हैं क्या है, ये ग्लास के ऊपर पहले हम एक लेयर्स लगा लेते हैं, लेयर 0.2 mm के आसपास इसके ऊपर सिलिका जेल डाल देते हैं, जैसे वहां पर था सिलिका जेल या फिर एल्यूमिना, वो भी यहां पर भी, तो इसके ऊपर सिलिका जेल या फिर एल्यूमिना डाल देते हैं। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमने वो सैंपल डाल दिया, एक डॉट वो जो सैंपल है उसको उठाया और एक बार रख दिया इधर। उसके बाद क्या होगा कि हमारे पास ये जो सॉल्वेंट है इस ग्लास के ऊपर जो हमने एड्सॉर्बेंट डाल दिया है, तो एड्सॉर्बेंट उस सॉल्वेंट को अपनी तरफ खींचेगा, धीरे धीरे वो सॉल्वेंट ऊपर की तरफ जाएगा, तो रास्ते में उसको मिलेगा वो सैंपल भी, तो जब सैंपल मिलेगा तो सैंपल भी ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन जिस तरीके से सॉल्वेंट जाएगा वैसे वो नहीं जाएगा, उसमें डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स पड़े होंगे तो वो टूटता हुआ चला जाएगा है, और वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूव करेगा। मान लेते हैं कि अगर वो एक ही है, अगर वो एक ही मान लो वो बिल्कुल प्योर है, तो प्योर है तो वो अकेला ही ऊपर की तरफ भागता चला जाएगा। अगर उसमें बहुत सारे मिक्सचर पड़े हुए हैं तो 2-3 स्पॉट बन जाएंगे, थोड़ा कोई ऊपर जाएगा थोड़ा और ऊपर जाएगा, मतलब 3-4 लोग होंगे तो 3-4 स्पॉट हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो किसी एक स्पॉट का अगर हमें ध्यान देना हो कि वो कितना मूव करते हुए ऊपर चला गया, तो देख लेते हैं बेस लाइन से वो कितना ऊपर गया, मान लेते हैं x चला गया। कौन, वो हमारा पास सैंपल, वो कंपाउंड जिसमें बहुत सारे पिगमेंट्स थे, बहुत सारे कंपोनेंट्स थे, तो उसमें से किसी एक के बारे में बोल रहे हैं कि ये टूट सकता है कई सारे पार्ट में, लेकिन उनमें से एक से पूछो कि वो कितना बेस लाइन से ऊपर चला गया, तो मान लेते हैं x। और जो सॉल्वेंट है वो भी तो ऊपर जा रहा है, पक्का सॉल्वेंट ज्यादा मूव करता हुआ जाएगा, वो तो लिक्विड फेज में ही है, तो सॉल्वेंट मूव करते हुए धीरे धीरे ऊपर की तरफ बहुत चले गए होंगे। तो देख लेते हैं सॉल्वेंट कहां तक मूव किया और हमारा वो जिसका सैंपल डॉट था वो कहां तक मूव करते चला गया। तो मान लेते हैं y, ये मान लेते हैं x। तो होता क्या है, इसी x और y के रेशियो के एक नाम देते हैं जिसको बोलते हैं रिटार्डेशन फैक्टर। क्या नाम होता है, रिटार्डेशन फैक्टर। अपने से पूछा भी जाता है कभी कभी। तो रिटार्डेशन फैक्टर क्या होता है, डिस्टेंस मूव्ड बाय सब्सटेंस फ्रॉम बेस लाइन, वो पर्टिकुलर सब्सटेंस कितना मूव किया बेस लाइन से, वो डिवाइडेड बाय डिस्टेंस मूव्ड बाय सॉल्वेंट फ्रॉम बेस लाइन, इन्हीं का रेशियो हो जाता है रिटार्डेशन फैक्टर। इसकी कोई यूनिट होगी नहीं, क्यों, सिंपल रेशियो है भाई फैक्टर। अब जो हमारे पास वो थिन लेयर के ऊपर स्पॉट, अगर वो कई सारे स्पॉट बन गए होंगे, एक स्पॉट तो हमने दिखाया था, लेकिन वो हो सकता है मिक्सचर हो, उसमें बहुत सारी चीजें हो, तो अलग अलग स्पॉट में टूट जाएगा। कभी कभी वो कलर्ड होगा तो आंखों से दिख जाएगा, उसी को मैंने यहाँ पे नोट कर रखा है कि द स्पॉट्स ऑफ कलर्ड कंपोनेंट्स आर विजिबल ऑन द टीएलसी। ये टीएलसी क्या चीज है भाई, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी प्लेट, ड्यू टू देयर ओरिजिनल कलर। अगर वो पहले से डिफरेंट कलर के मिक्सचर होंगे तो अलग अलग कलर में टूट जाएंगे। इंपॉर्टेंट बात यह है कि कभी कभी वो ऐसा होगा कि कलरलेस होगा, कलरलेस होने की वजह से जब वो डिफरेंट पार्ट में टूटेगा तो हमें दिखाई नहीं पड़ेगा कि कौन कहां पर है, बेस लाइन से कितनी दूर कौन है, कैसे निकालेंगे रिटार्डेशन फैक्टर। तो होता कभी ऐसा है कि कभी कभी वो अल्ट्रावायलेट लाइट से दिख जाते हैं, तो इसकी मदद ले लेते हैं। कभी कभी ऐसा होगा कि मान लो अल्ट्रावायलेट लाइट से भी नहीं दिखे तो हम उसके ऊपर आयोडीन डाल देते हैं पूरी प्लेट के ऊपर। तो जब पूरी प्लेट के ऊपर आयोडीन डालते हैं तो जहां जहां पर वो स्पॉट होता है वो स्पॉट रिएक्शन करके ब्राउन कलर बना लेता है, तो हमें पता चल जाता है कि वो कहां कहां स्पॉट है। तो हम देख लेंगे बेस लाइन से कितना ट्रेवल किया। और कभी कभी मान लो दोनों फेल हो गए तो
फिर हमें देखना पड़ता है कि कुछ सुटेबल रिएजेंट, जैसे मान लो अमीनो एसिड चीज़ है वो, तो अमीनो एसिड्स के अलग अलग स्पॉट बने होते हैं, तो उनको हम डिटेक्ट कर सकते हैं यूजिंग निनहाइड्रिन सॉल्यूशन। निनहाइड्रिन का स्प्रे कर दिया, तो निनहाइड्रिन क्या करते हैं, अमीनो एसिड के आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज किए जाते हैं। निनहाइड्रिन डालने से वो एक पर्पल या फिर ऐसे बोलो थोड़ा सा ब्लू कलर का सॉल्यूशन बना लेते हैं, वो स्पॉट जो है वो कलर्ड हो जाएंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ स्पॉट हैं। तो ये होता है TLC, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, जो कि एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी का एक पार्ट है, और एक था कॉलम क्रोमेटोग्राफी। ठीक है भाई, दोनों में ही अगर वो स्पॉट दिख नहीं रहे हैं तो ये कलर के तरीके कि अगर वो नहीं दिख रहे हैं तो अल्ट्रावायलेट लाइट में देख लेंगे, आयोडीन डाल के देख लेंगे, या निनहाइड्रिन का यूज कर लेंगे, या फिर कोई और भी चीजें हो सकती हैं। ये 3 पॉइंट अपने NCERT में मेंशन हैं। अच्छा, रिटार्डेशन फैक्टर अगर अलग अलग आए, पक्का अलग अलग आएगा, डिफरेंट कंपोनेंट अलग अलग जगह पर मूव करते हुए जाएंगे, तो मान लो जिसका रिटार्डेशन फैक्टर ज्यादा आया तो वो हमें क्या बताएगा, तो बोलेंगे देखो जो इसका रिटार्डेशन फैक्टर ज्यादा आएगा, ये था ही क्या, x/y, ऊपर था कि वो पर्टिकुलर कंपाउंड, वो पर्टिकुलर पिगमेंट वो कितना ट्रेवल करते हुए गया। अगर ये बहुत ज्यादा आया इसका मतलब है कि ये बहुत ज्यादा ट्रेवल कर गया ना भाई। सॉल्वेंट तो सबके लिए कॉमन होगा, ये डिफरेंट कंपोनेंट ही ऊपर अलग अलग होंगे, सॉल्वेंट तो नीचे है कि सॉल्वेंट कितना ट्रेवल किया वो तो सबके लिए सेम रहेगा। तो जो सॉल्वेंट ज्यादा ट्रेवल कर जाएगा इसका मतलब वो उस पर्टिकुलर प्लेट पे, उस पर्टिकुलर एड्सॉर्बेंट पे ज्यादा एड्सॉर्ब नहीं हुआ, इसलिए बोलेंगे ज्यादा अगर रिटार्डेशन फैक्टर आया इसका मतलब एड्सॉर्प्शन कम है या ज्यादा है, कम, बहुत कम एड्सॉर्ब हो रहा है, इसीलिए वो बहुत जल्दी जल्दी ऊपर भाग जा रहा है। अगर एड्सॉर्ब हो जाता तो रुक जाता। मोर विल बी एड्सॉर्प्शन, लेस विल बी रिटार्डेशन फैक्टर। अगर एड्सॉर्प्शन रिटार्डेशन फैक्टर अगर ज्यादा होगा तो एड्सॉर्प्शन कम हो जाएगा, जो हमें फॉर्मूला आराम से इंडिकेट करके दे रहा है। अच्छा, ये तो हो गया TLC और कॉलम क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। ये बिल्कुल वैसे पेपर क्रोमेटोग्राफी है, बस यहाँ पेपर यूज कर लेते हैं, वहां पर यूज कर रहे थे ग्लास, वहां पर यूज करते थे ग्लास थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में, और जो हमारे पास कॉलम क्रोमेटोग्राफी था वहां पर हमने जो है जो स्टेशनरी फेज था वो सिलिका जेल या फिर Al2O3 का बना लिया था। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी का एक एग्जांपल होता है पेपर क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी पेपर एक स्पेशल टाइप का पेपर होता है जिसमें बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स ट्रैप्ड होते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि पेपर क्रोमेटोग्राफी में हमसे पूछेगा स्टेशनरी फेज क्या है, तो लोगों को लगता है पेपर, और पेपर देख करके याद आता है, मन करता है बोल देंगे सॉलिड स्टेशनरी फेज है, लेकिन ध्यान रखें क्रोमेटोग्राफी एक स्पेशल तरीके का पेपर होता है जिसमें बहुत सारे वाटर ट्रैप्ड होते हैं, और ये वाटर ही एज ए स्टेशनरी फेज काम करता है। इसीलिए कोई पूछेगा पेपर क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज कौन, तो पेपर क्रोमेटोग्राफी में जो क्रोमेटोग्राफी पेपर होता है बहुत सारा वाटर कंटेन करता है, यही वाटर, यही लिक्विड ही स्टेशनरी फेज जैसा काम करता है, रुका रुका सा, और फिर से वो पूरा का पूरा जो तुमने TLC में किया इसको डाल देंगे, एक बेस लाइन डाल देंगे, धीरे धीरे ऊपर जाएगा, डिफरेंट कलर में टूट जाएगा, नहीं दिखेगा तो देखने के लिए हम अल्ट्रावायलेट कलर का मतलब लाइट का यूज कर लेंगे, या फिर कभी आयोडीन डाल देंगे तो ब्राउन कलर आ जाएगा, या फिर निनहाइड्रिन अगर अमीनो एसिड होगा। बातें सारी सेम हैं TLC जैसा, बस ध्यान रखें यहां पर जो हमारे पास स्टेशनरी फेज होता है वो वाटर, वो क्रोमेटोग्राफी पेपर, ये किसका पार्ट है, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी का पार्ट है। तो ये हो गए क्रोमेटोग्राफी, और इस तरीके से क्या करते हैं हम, सबसे पहले ही बता दिया था कि हम किसी मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं, किसी को प्यूरिफाई कर सकते हैं, और कोई प्यूरिफाई है उसकी प्योरिटी चेक करना है तब भी हम इससे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा क्रोमेटोग्राफी का पार्ट। आई होप आप लोगों को बड़े आराम से समझ में आ गया होगा, और अगले वीडियो में फिर से आपके लिए कोई जानकारी लेकर आएंगे।